हाय एवरीवन, दिस इज पारुल योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो पजल्स, मेंस लेवल की पजल्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट का, जिसमें हमें नहीं पता कि कितने ऐसे लोग हैं जो इनसाइड फेसिंग है, कितने आउटसाइड फेसिंग है, प्लस उसने साथ में आपको सभी पर्सन्स की सर्कुलर अरेंजमेंट है। जितने भी पर्सन्स है सबका जो बर्थ हुआ है वो अलग अलग मंथ्स में हुआ है, और बहुत ज़्यादा वो इन टर्म्स में बात कर रहा है कि 31 डेज 28 डेज, इस तरीके का क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बॉक्स बेस्ड पजल का करेंगे, जिसमें एक साथ में उसने वेरिएबल ऐड किया है और कुछ भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल्स होने वाली हैं आज के सेशन में। दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, साथ में आपको मंथ्स दिए गए हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, देयर आर 8 पर्सन्स P Q R S T U V W ऑल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड ये 8 लोग बैठते हैं। दे ऑल वर बोर्न ऑन द सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। ठीक है, सभी का जो बर्थ है अलग अलग मंथ्स में हुआ है एक साल के। ठीक है, सम ऑफ देम फेस इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेस आउटसाइड। अब इनसाइड आउटसाइड फेसिंग का हमें पता नहीं, कौन इनसाइड फेसिंग है कौन आउटसाइड है, और कितने पर्सन इनसाइड फेसिंग है कितने पर्सन आउटसाइड फेसिंग है। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू हु वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग मोर देन 30 डेज। अब यहाँ पर इस तरीके से बात की गई है, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे नोट करना पड़ेगा। जनवरी टू अगस्त हमें बोला है, ये 8 मंथ्स दिए हैं हमें जनवरी टू अगस्त, तो इसे नोट करते हैं सबसे पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, और जनवरी में हम लोग डेज नोट कर लेते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में 28, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त में भी होते हैं 31। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। इन टोटल हमारे पास कितने पर्सन्स होने वाले हैं, 8 पर्सन्स होने वाले हैं। देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को मिनिमम पॉसिबिलिटी से सॉल्व करें। कहता है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट पर आर है। ठीक है, हु वाज बोर्न, डब्ल्यू के लिए कहता है डब्ल्यू वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग मोर देन 30। मोर देन 30 का मतलब तो यही है कि 31 डेज वाले मंथ में होगा डब्ल्यू। ठीक है, तो जितने 31 डेज वाले मंथ होंगे वहां पर पॉसिबिलिटी है किसकी, डब्ल्यू के होने की। और आर जो है उसके कहाँ पर बैठता है, थर्ड राइट पर बैठता है। आर जो है वो डब्ल्यू के थर्ड राइट पर बैठता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करें ना करें, किस तरीके से पता चलेगा, हमें इंटरकनेक्शन तो चाहिए। आगे देखो, बोथ आर एंड डब्ल्यू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, दोनों की डायरेक्शंस बताई है। द वन हु वाज बोर्न इन मे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर की बात की गई है। ठीक है, आर के थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठता है, मे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वाज बोर्न इन मे एंड द वन मार्च। ठीक है, अगेन मे की बात हुई है, तो इंटरकनेक्शन तो हमें मिल रहा है, पर यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा पर्सन कौन सी डायरेक्शन को फेस करता है, तो हमें 2 केसेस लेकर चलने पड़ेंगे। ठीक है, 2 केसेस लेकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि देखो उसने यहाँ पर बोला है बोथ आर एंड डब्ल्यू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। आर और डब्ल्यू दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, तो यानी कि अगर एक बार हम एक को इनसाइड लेंगे एक बार आउटसाइड लेंगे, 2 केसेस तो हमारे पास यहाँ पर अभी क्या है, बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है वो मोर देन 30 डेज वाले मंथ में होगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू को एक बार यहाँ पर नोट करते हैं, डब्ल्यू कहाँ कहाँ पर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर नोट करते हैं, डब्ल्यू जनवरी में आ सकता है, मार्च में आ सकता है, मई में आ सकता है, जुलाई और अगस्त में आ सकता है। 31 डेज वाले मंथ्स में हमने डब्ल्यू को नोट कर लिया। अब उसने बोला था आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट पर कौन है, आर है। ठीक है, तो अब हम एक केस में क्या करेंगे, डब्ल्यू को कैसा लेंगे, इनसाइड फेस लेंगे, डब्ल्यू यहाँ पर, और एक केस हमको एक और बनाना पड़ेगा, डब्ल्यू को आउटसाइड फेस कराएंगे, और डब्ल्यू के थर्ड राइट पर आर है, ये है आपका फर्स्ट केस। तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 आर यहाँ पर आएगा,
और इस केस में W के थर्ड राइट पर R जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये तो हमने बना लिया। और उसने क्या बोला था, बोथ R एंड W फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। R और W दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो W की अगर इनसाइड है तो R की क्या होगी, आउटसाइड होगी। यहाँ पर W की आउटसाइड है तो R की क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। ये नोट कर लिया हमने इतना। आगे क्या कहता है, द वन हु वाज बोर्न इन मे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। R के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, जो पर्सन मे में हुआ है, R के थर्ड लेफ्ट पर। सो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये है आपका सेकंड केस। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग R के थर्ड लेफ्ट पर आपको क्या बनाना है, मे। तो R का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 मे आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इस केस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो R के थर्ड लेफ्ट पर 1 2 3 मे कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका मे। इतना क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। आगे, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वाज बोर्न इन मे एंड द वन हु वाज बोर्न इन मार्च। मई और मार्च के बीच में, यानी कि जो पर्सन मई को हुआ है और जो पर्सन मार्च में हुआ है, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठते हैं, 2 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो देखो मई यहाँ पर है तो मार्च के लिए अब 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फर्स्ट केस में 1 2 मार्च यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, और 1 2 मार्च यहाँ पर भी आ सकता है। 2 केसेस बनेंगे। मई यहाँ पर है, 2 का गैप है मई और मार्च के बीच में, तो 1 2 मार्च यहाँ भी आ सकता है और मार्च यहाँ भी। सिमिलरली इस केस में मई 1 2 मार्च या तो R होगा मार्च में, ठीक है, या फिर 1 2 मार्च होगा यहाँ पर। ये हमारे केसेस बनेंगे। अब आगे कहते हैं द वन बोर्न इन मार्च फेसेस इनसाइड। जो पर्सन मार्च में हुआ है वो इनसाइड फेस करता है। तो अब जरा देखो इस केस में, फर्स्ट केस में जरा देखो, मार्च R जो है, अगर R मार्च को हुआ है तो R तो आउटसाइड फेसिंग है, जबकि मार्च कौन है, इनसाइड फेसिंग, यानी कि मार्च यहाँ पर आएगा। फर्स्ट केस में हमें पता चल गया कि R जो है वो मार्च में नहीं हुआ है। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो देखो, मार्च, अगर R जो है वो मार्च को हुआ तो यहाँ पर इनसाइड फेसिंग है और यहाँ पर भी हो सकता है इनसाइड फेसिंग। तो यहाँ पर मार्च की पॉसिबिलिटीज 2 हैं अभी, यहाँ पर कैंसिल नहीं हुई, पर फर्स्ट केस में मार्च की पॉसिबिलिटी एक कैंसिल हो गई, तो मार्च का हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि वो कहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं, कहता है R was not born in the month having 31 days। R जो है वो 31 डेज वाले मंथ में नहीं हुआ, ठीक है, R जो है वो 31 डेज वाले मंथ में नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 31 में देखो हमने यहाँ पर ना सब जगह पर W नोट किया था 31 डेज में, यानी कि यहाँ पर तो R ने होना नहीं है। R 31 से कम वाले में होगा तो R यहाँ आ सकता है 28 में, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। देखो ठीक है, जून 30 डेज वाला है, अप्रैल 30 डेज वाला है, फरवरी 28 डेज वाला। 31 से कम वाला हो गया तो R के लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है इस केस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो उसने कहा है R जो है 31 डेज वाले में नहीं होगा, तो R जो है क्या वो मार्च में हो सकता है? मार्च में तो 31 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, यानी कि सेकंड केस का भी हमें पता चल गया है कि R जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। जो मार्च है, R जो है वो मार्च मंथ में नहीं होगा, मार्च मंथ में ये होगा, और मार्च मंथ के लिए उसने बोला है वो इनसाइड फेसिंग, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, V sits third to the right of the one who was born in March। मार्च में जो भी हुआ है उसके थर्ड राइट पर कौन है? V sits third to the right, V उसके थर्ड राइट पर है, मार्च के थर्ड राइट पर V है, तो मार्च यहाँ पर है, उसका थर्ड राइट 1 2 3, V यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में मार्च यहाँ पर है 1 2 3, V आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है, P sits second to the right of V and opposite to the one who was born in June। क्या कहता है, P जो है वो कहाँ पर है? सेकेंड टू द राइट ऑफ V, V के सेकेंड राइट पर P है, और ये जो P है ना ये किसके ऑपोजिट बैठता है? जून के ऑपोजिट, यानी कि जो पर्सन जून में हुआ है उसके ऑपोजिट बैठता है P, और P V के सेकेंड राइट पर है, V के सेकेंड राइट पर P है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, V के सेकेंड राइट पर है P, और ये जो P है ना ये जून के ऑपोजिट बैठता है, उसने ये बोला है। अब हमें ये बनाना है तो अब एक चीज देखो, अगर V आपका यहाँ पर है फर्स्ट केस में, ठीक है, तो V का सेकेंड राइट पर P आप 2 जगह पर बना सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पर अगर आप V के सेकेंड राइट पर P बनाते हो इस जगह पर, तो P के सामने होना चाहिए जून, जबकि यहाँ पर है मई, ठीक है, यानी कि V के सेकेंड राइट पर P यहाँ पर ना आकर V के सेकेंड राइट पर P कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा।
और फिर उसके सामने आ जाएगा जून, ठीक है, ये आ जाएगा। तो वी के सेकंड राइट पर हमें बनाना है पी, तो वी को होना पड़ेगा इनसाइड फेसिंग, तभी ये बनेगा। सिमिलरली सेकंड केस में देखो, वी यहाँ पर है, वी के सेकंड राइट पर पी होना चाहिए, तो सेकंड राइट यहाँ पर डब्ल्यू, एक जगह पर तो डब्ल्यू है तो पी यहाँ नहीं आ सकता, वी के सेकंड राइट पर पी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वी के सेकंड राइट पर पी बनाने के लिए वी को कौन सा होगा, इनसाइड फेसिंग, वी के सेकंड राइट पर पी हो गया, और पी के जो ऑपोजिट है वो हो गया जून में, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास ना यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं। एक केस में देखो मई आ रहा है, वी आ रहा है मई में, ठीक है। एक केस हम लोग ले लेते हैं, वी आ रहा है मई में, ठीक है, और ये जो डब्ल्यू आ रहा है जून में आ रहा है, तो ये हमने नोट किया। अब एक केस में देखो यहाँ पर हमें किसका पता चला है, सिर्फ और सिर्फ पी का पता चला है कि वो मई में है, पी का, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये है आपके पास फर्स्ट वाला केस, ये है आपका सेकंड वाला केस, वी और डब्ल्यू वाला, जिसमें पता चला है। यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में और किसी का हमें नहीं पता ना कि कौन सा पर्सन कौन से मंथ को हुआ है, यहाँ पर हमें पता चला वी और डब्ल्यू का सेकंड केस में, तो वी और डब्ल्यू को हमने रिस्पेक्टिवली नोट कर दिया, वी हुआ है मई में, डब्ल्यू हुआ है जून में। आगे देखो, V was born in the month immediately after the month in which W was born. क्या कहता है, V was born in the month immediately after the month in which W was born. V कौन से मंथ में हुआ है, W जिस मंथ में हुआ उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ में, immediately after बोला है, W के जस्ट बाद में V होना चाहिए, W के जस्ट बाद में V होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर सेकंड केस देखें तो W के जस्ट पहले वी गया है, जबकि W के जस्ट बाद में वी जाना चाहिए था, ठीक है। तो और वैसे भी देखो ये केस गलत हो गया, क्योंकि W जो है उसके लिए पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी थी, ये थी जहां पर ये नोट किया गया है ना, W W W यहाँ पर आ सकता था, जबकि W आया ये जून में 30 डेज वाले में, तो ये वाला केस तो पहले ही गलत हो गया। यानी कि सेकेंड केस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, वो केस है गलत। जो हमारा करेक्ट केस है वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस हमारा करेक्ट है। यानी कि अब जो भी होगा फर्स्ट केस से होगा, इसे हम नोट कर चुके हैं, इसे हटा देते हैं, ये जो सेकंड केस है। अब देखो आगे क्या कहता है, V एंड P बोथ फेस द सेम डायरेक्शन, V और P दोनों की डायरेक्शन सेम है, V और P दोनों की डायरेक्शन सेम है। V यहाँ पर है, V की डायरेक्शन है इनसाइड, तो P की डायरेक्शन, P यहाँ पर है उसकी भी हो जाएगी इनसाइड, ठीक है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये मंथ वाला वेरिएबल दिया गया है ना अभी, तो इसमें थोड़ा सा दोनों को साथ में करने में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। V was not born in the month having 28 days. V जो है 28 डेज वाले मंथ में नहीं हुआ, यानी कि V कैंसिल हो गया, यहाँ पर नहीं आएगा 28 डेज वाले में, V यहाँ पर नहीं आएगा। अब उसने देखो एक बोला कि W के जस्ट बाद में V आएगा, एक तो उसने ये बोला ना, उसने बोला था V was born in the month immediately after the month in which W was born, तो W के जस्ट बाद में V आना है। तो अब यहाँ से W भी तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्योंकि V यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि W के जस्ट बाद में V आना है, तो W भी कैंसिल हो गए यहाँ के लिए, ठीक है। तो अब W के लिए जो केसेस बनते हैं वो है, एक यहाँ पर आ सकता है W के जस्ट बाद में भी आ सकता है, W के लिए ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर P आ चुका है ऑलरेडी, और एक W आ सकता है आपका यहाँ पर, और फिर W के जस्ट बाद में V आ जाएगा यहाँ पर, तो W के लिए ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसके बाद तो प्लेस ही नहीं है, नेक्स्ट मंथ ही नहीं दिया गया है हमें, ठीक है। तो W के लिए हमारे पास अभी दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक और चीज देखो, W के लिए दो केसेस बनते हैं, या तो मार्च में होगा या फिर होगा जुलाई में, ठीक है। तो क्या W यहाँ पर है, मार्च यहाँ पर, हमने देखा W अलग मंथ में होगा, मार्च मंथ में होने वाला पर्सन अलग होगा, W मार्च में तो नहीं हो सकता, हमने हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट देखा तो W यहाँ पर है, मार्च यहाँ पर है, दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं, तो यानी कि W यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो W के लिए अब एक ही पॉसिबिलिटी है, W आएगा यहाँ पर, V आएगा यहाँ पर, तो ये समझे पहले तो, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, इसीलिए ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन हम बना चुके हैं। द वन हु वाज बोर्न इन ऑगस्ट
सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी हु वॉज बोर्न इन द मंथ इमीडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच क्यू वॉज बोर्न। क्या कहता है, द वन हु वॉज बोर्न इन ऑगस्ट, जो पर्सन अगस्त में हुआ है वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट पर है। पहले इतना नोट करते हैं, टी के थर्ड राइट पर अगस्त, ठीक है, टी के थर्ड राइट पर अगस्त। अभी यहाँ पर हमें ना तो टी का पता ना ही अगस्त में हुआ है वी, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये अगस्त, ठीक है, वी जो है वो अगस्त में हुआ है, डब्ल्यू हुआ है कहाँ पर, जुलाई में, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं, डब्ल्यू जुलाई में हुआ है, पी मई में, ये ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। तो उसने क्या बोला है, टी के द वन हु वाज बोर्न इन अगस्त सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट पर अगस्त, ठीक है, टी के थर्ड राइट पर कौन है, अगस्त है। तो अब जरा देखो, अगस्त अगर यहाँ पर है तो टी कहाँ पर आ सकता है, 1 2 3 टी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, और 1 2 3 टी यहाँ पर भी आ सकता है मार्च में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर टी के लिए क्या होंगे, अभी 2 केसेस बनते हैं इस तरीके से, तो ठीक है। तो अभी इसको नहीं करते हैं, अभी रहने देते हैं, हम लोग इसे सिंपली नोट कर लेते हैं कि टी के थर्ड राइट पर कौन आएगा, अगस्त, यानी कि वी आएगा, वी हमने नोट कर चुके हैं, टी के थर्ड राइट पर वी आएगा, इसे नोट कर लिया। और टी आगे देखो क्या कहते हैं, हु वाज बोर्न इन द मंथ इमीडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच क्यू वाज बोर्न, और ये जो टी है ये कब हुआ, क्यू के जस्ट बाद वाले मंथ में। कहता है टी जो है वो कब हुआ, क्यू के जस्ट बाद वाले मंथ में टी, जैसे डब्ल्यू के जस्ट बाद वाले मंथ में वी हुआ, क्यू के जस्ट बाद वाले मंथ में क्या हुआ, टी हुआ। आगे क्या कहता है, क्यू वॉज नॉट बोर्न इन फेब्रवरी, क्यू जो है वो फेब्रवरी में नहीं हुआ, ठीक है, क्यू जो है वो फेब्रवरी में नहीं हुआ, तो यहाँ के लिए ये क्यू कैंसिल हो गया और क्यू के जस्ट बाद में टी आना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन जनवरी, टी कहाँ पर आएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन बोर्न इन जनवरी, जनवरी के सेकंड लेफ्ट पर टी, ठीक है, तो जनवरी के सेकंड लेफ्ट पर आएगा टी। इंटरकनेक्शन है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके से करना है, नोट कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन। और जनवरी वाला जो पर्सन है कहता है हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट पर है, ठीक है, कहता है ये जो जनवरी वाला पर्सन है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट पर बैठता है, तो यू के थर्ड लेफ्ट पर आएगा ये जनवरी वाला पर्सन, जनवरी के सेकंड लेफ्ट पर टी और टी के थर्ड राइट पर वी, ये आना है हमारे पास, ठीक है। आगे क्या कहता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वन बोर्न इन फेब्रवरी फेसेस आउटसाइड, जो पर्सन फेब्रवरी में हुआ है वो आउटसाइड डायरेक्शन को फेस करता है। टी वॉज बोर्न वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर आर, टी जो है वो आर के बाद में होगा, ठीक है, टी वॉज बोर्न वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर आर, टी जो है वो आर के बाद हुआ है, यानी कि टी से जस्ट पहले क्यू हुआ है, तो आर जो है वो कहीं यहाँ पर होगा, आर के कहीं बाद में क्यू होगा, क्यू के जस्ट बाद में टी होगा। उसने ये बोला देखो आर के कहीं बाद में टी होगा, ठीक है, लेकिन टी से जस्ट पहले तो क्यू है हमारे पास, वो पहले ही बता चुका है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा। अब उसने बोला है कि क्यू जो है वो कहाँ पर नहीं है, फेब्रवरी में नहीं है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं, डब्ल्यू वी को तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा टी के थर्ड राइट पर वी है, तो टी इस जगह पर भी आ सकता है और टी इस मार्च वाली जगह पर भी आ सकता है, तो 2 केसेस बनाए। इससे अच्छा है कि हम लोग देखें क्या हम इस जगह से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्यू के जस्ट बाद में टी, ठीक है, तो एक केस हम क्यू यहाँ पर बनाए, टी यहाँ पर बनाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्यू के ऊपर कहीं आर आएगा, क्योंकि टी जो है वो आर के बाद में आना है, तो क्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, क्यू जनवरी के लिए कैंसिल हो गया, क्यू फेब्रवरी के लिए कैंसिल हो गया, तो क्यू और टी 2 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए, मार्च और अप्रैल यही जगह बचती है, क्यू और टी यहीं आ सकते हैं और तो कहीं नहीं आ सकते, यहाँ पर सिर्फ एक जून अकेला बचा है मंथ, तो यहाँ पर भी क्यू टी नहीं आ सकते, तो क्यू और टी का हमें पता चल गया कि वो कौन से मंथ्स में आएंगे, ठीक है, ये हमें पता चल गया कि क्यू और टी कहाँ पर आएंगे, क्यू और वी दोनों को नोट कर चुके हैं, इसे हम हटा लेते हैं। अब देखो, अब हमारे पास, अब हमें पता है कि आर के नीचे टी आएगा, तो आर के लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, ठीक है, तो आर के नीचे टी ने आना है, तो आर यहाँ तो आ नहीं सकता, टी के नीचे तो आर बना नहीं सकते, यहाँ पर ऑलरेडी टी आ चुका है अप्रैल के मंथ में, तो आर के लिए एक जगह बची, आर यहाँ पर आएगा, देखो ये बन गया हमारा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, अब हमारे पास 2 पर्सन्स बचते हैं यहाँ पर,
कौन कौन से P Q R, एक तो बचता है S और T और एक बचता है U। S और U को प्लेस करना बाकी है। देखते हैं, अब इतना क्वेश्चन यहाँ से कर चुके हैं, अब यहाँ पर चलते हैं। अब हमें पता चल गया है, देखो R जो है वो फरवरी के मंथ में हुआ है, ठीक है। और देखो उसने क्वेश्चन में बोला था कि जो पर्सन फरवरी में हुआ है ना वो आउटसाइड फेसिंग है, तो बिल्कुल सही है। उसने देखो मेंशन किया था, जिसको हम नोट करना भूल गए थे, द वन हु वाज बोर्न इन फरवरी फेसेस आउटसाइड। फरवरी वाला पर्सन आउटसाइड फेस करता है, तो फरवरी वाले को आउटसाइड ही बनाया है हमने, ठीक है, ये हो गया। और आर का नोट कर लिया। क्यू हुआ है मार्च में, तो क्यू आएगा यहाँ पर, इसे नोट कर लिया। टी हुआ है अप्रैल में, टी अप्रैल, अभी टी हमने नोट नहीं किया है यहाँ पर। पी में इसे भी कर चुके हैं, डब्ल्यू और वी इसे भी नोट कर चुके हैं। तो अब हमें पता चल गया टी के थर्ड राइट पर वी ने आना था, टी के थर्ड राइट पर वी। तो अब यहाँ पर एक केस बनता था, पर यहाँ पर क्यू आ चुका है, तो टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। टी के थर्ड राइट पर 1 2 3, टी का थर्ड राइट यानी कि टी होगा आउटसाइड फेसिंग, तभी टी के थर्ड राइट पर ये वी अगस्त बना। और टी का थर्ड राइट हो गया। टी हुआ कौन से मंथ में है, टी हुआ है अप्रैल के मंथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल, ठीक है, ये हो गया। अब जनवरी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, टी है। जनवरी के सेकंड लेफ्ट पर टी, तो टी यहाँ पर है, तो जनवरी 1 2, यहाँ पर मार्च है नहीं आ सकता, तो 1 2 जनवरी आएगा यहाँ पर। जनवरी के सेकंड लेफ्ट पर टी उसने बोला है, ठीक है, तो जनवरी कौन से डायरेक्शन में, आउटसाइड में होगा, तभी तो जनवरी के सेकंड लेफ्ट पर टी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब हमारा बचता है यू के थर्ड लेफ्ट पर कौन आएगा, जनवरी। यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है यू के थर्ड लेफ्ट पर उसने कहा है कि जनवरी वाला पर्सन आएगा। तो अब जरा देखो, जनवरी यहाँ पर है, तो यू कहाँ पर आ सकता है, 1 2 3, यहाँ पर तो डब्ल्यू जुलाई है, तो यू यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर डब्ल्यू है, तो जनवरी 1 2 3 यहाँ पर आ सकता है, जून वाली जगह पर यू, ठीक है। यू के थर्ड लेफ्ट पर जनवरी बनाना है। अब कौन सी डायरेक्शन में फेस कराएंगे, आउटसाइड डायरेक्शन में कराएंगे, जून का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, जनवरी यहाँ पर आ गया। तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो अब हमारा लगभग हो चुका है। हमें पता चल गया यू जो है वो जून में आएगा, यू आएगा जून में, तो एस जो है, एस बचता था ना, एस और यू बचता था, यू आ गया जून में, एस आ गया जनवरी में, तो यहाँ पर आ गया जनवरी में एस आपका। तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीटेड है, ठीक है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना था, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर दो चीज़ें दे दी गई हैं। एक सर्कल अरेंजमेंट है, प्लस इनसाइड आउटसाइड का नहीं पता है, प्लस साथ में उसने मंथ्स का भी दे दिया, आपको वेरिएबल ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। कहते हैं हाउ मेनी पर्सन्स फेस आउटसाइड, कितने लोग आउटसाइड डायरेक्शन को फेस करते हैं, ठीक है। आउटसाइड डायरेक्शन को कितने लोग फेस करते हैं। अब देखो आप लोग एक चीज क्या कर सकते हो, यहाँ से हम लोग ना मंथ्स हटा देते हैं, क्योंकि मंथ्स हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं और हमें पता है कि कौन सा पर्सन कौन से। ये तो देखो पहले करना जरूरी था अभी, ठीक है, पहले करना जरूरी था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में जो हमने मंथ्स किए हैं, नोट किए हैं, उसी के हिसाब से हम आगे फर्दर ये पूरा सॉल्व कर पाए। पर अभी इसलिए हटा रही हूँ ताकि आप क्लियरली इसे देख सके कि कौन कौन सा पर्सन आउटसाइड फेसिंग है, कौन कौन सा इनसाइड फेसिंग है। तो अब उसने पूछे कितने पर्सन्स आउटसाइड फेसिंग है, तो अब देखते हैं कितने पर्सन्स आउटसाइड फेसिंग है। एक तो ये एस है आउटसाइड फेसिंग, ठीक है, एक ये आर है आउटसाइड फेसिंग, ये हो गया यू आउटसाइड फेसिंग, 3 लोग हो गए, और एक ये हो गया टी आउटसाइड फेसिंग, ठीक है। ये 4 लोग हो गए, एस आर यू और टी, ये 4 लोग कौन से हैं, आउटसाइड फेसिंग, ठीक है। तो आउटसाइड फेसिंग कितने पर्सन हो गए, टोटल 4 पर्सन हो गए। जिस भी ऑप्शन में आपको 4 मिलेगा आप उसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू, आर की पोजीशन पूछ रहा है क्यू के रिस्पेक्ट में, आर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब जरा देखो आर यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में आर की पोजीशन क्या है, क्यू के सेकंड राइट पर है, आर दिख रहा है, क्यू के सेकंड राइट पर है आर, तो आर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या है, सेकंड राइट। तो जिस ऑप्शन में आपको सेकंड राइट मिलेगा आप उसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। पूछता है व्हेन इज टी बोर्न, टी कौन से मंथ में हुआ है, टी कौन से मंथ में हुआ है, तो देखो टी यहाँ पर है, टी हुआ है अप्रैल के मंथ में, टी हुआ है आपका अप्रैल के मंथ में,
तो जिस ऑप्शन में आपको अप्रैल मिलेगा आप उसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। हाउ मेनी पर्सन्स आर बोर्न बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में कितने पर्सन्स हुए हैं, P और V के बीच में कितने पर्सन हुए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। P और V के बीच में कितने पर्सन्स हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन, सर्कुलर अरेंजमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स बेस्ड पजल करेंगे। सो देखो क्या कहता है इसमें, देयर आर 7 बॉक्सेस 7 बॉक्सेस हैं, A, B, C, D, E, F and G which are kept one above another but not necessarily in the same order। 7 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से प्लेस किया गया है। बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट कलर्ड एलिमेंट्स, ये जो बॉक्सेस हैं अलग कलर के एलिमेंट्स कंटेन करती है। कौन कौन से, ग्रे, ग्रीन, रेड, वायलेट, ब्लू, येलो एंड व्हाइट, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। कहते हैं नन ऑफ द बॉक्सेस इज केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कोई भी एडजेसेंट बॉक्सेस किस तरीके से नहीं रखे गए हैं, अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर एक बॉक्स है यहाँ पर P तो उसके ऊपर Q और नीचे Q नहीं आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर A है तो A के ऊपर B और A के जस्ट नीचे B नहीं आ सकता है, वो ये कह रहा है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में कहता क्या है। ओनली 2 boxes are kept between box E which contains white and the box which contains violet। 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है E और एक बॉक्स है वॉयलेट कलर का, ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें वॉयलेट कलर का एलिमेंट रखा गया है, ठीक है, कुछ भी रखा गया है। तो E और वॉयलेट के बीच में 2 बॉक्सेस हैं और E खुद कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है, नहीं करना है। अब देखो बॉक्स बेस्ड पजल में ना ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम लोग ये नहीं देख सकते क्योंकि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी है, उससे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे कहता है द बॉक्स कंटेनिंग येलो इज नॉट केप्ट एट द टॉप मोस्ट, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स G एंड येलो। तो इंटरकनेक्शन मिल भी रहा है, नहीं भी, देखो कुछ कह नहीं सकते। बेहतर ये है क्योंकि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बॉक्स बेस्ड के केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वैसे भी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे नोट करते हैं। 2 बॉक्सेस हैं E और वॉयलेट के बीच में, पहले इसे नोट करते हैं। E जो है वो है वाइट कलर का, ठीक है, और E वाइट और वॉयलेट के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से नोट कर लिया। अब आगे कहता है द बॉक्स कंटेन्स येलो इज नॉट केप्ट एट द टॉप मोस्ट। जो येलो कलर का बॉक्स है वो टॉप मोस्ट पर नहीं है, ठीक है, अभी इसे ध्यान रखते हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन G एंड विच कंटेन्स येलो, यानी कि G और येलो के बीच में 3 बॉक्सेस, हमें इंटरकनेक्शन नहीं मिला। आगे और देखते हैं, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन G एंड द बॉक्स विच कंटेन्स वॉयलेट विच इज नॉट केप्ट एट द टॉप मोस्ट। यहाँ पर मिला, देखो पहले हमने E और वॉयलेट को देखा तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वहां से कुछ कनेक्शन मिल जाए। E और वॉयलेट के बाद हमें कनेक्शन अब मिला है, यहाँ पर देखो ओनली 1 बॉक्स कहता है, एक बॉक्स है किसके बीच में, G के बीच में, और जो एक वॉयलेट कलर का बॉक्स है। तो वॉयलेट और G के बीच में कितने हुआ, एक बॉक्स हुआ, पहले इसे नोट करते हैं। वॉयलेट और G के बीच में एक बॉक्स हुआ, ठीक है। अब हम जाते हैं, उसने ऊपर जो बोला था, उसने कहा था देयर आर 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन G और येलो कलर के बॉक्स। G और येलो कलर के बॉक्स में कितने बॉक्सेस हैं, 3। G और येलो के बीच में कितने हैं, 3 बॉक्सेस, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया। अब उसने कहा था कि जो ये येलो है ना, ये टॉप मोस्ट पर नहीं आएगा, ठीक है। येलो जो है ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर, टॉप मोस्ट बॉक्स में नहीं आएगा, ठीक है। और उसने वॉयलेट के लिए भी बोला था कि वो भी टॉप मोस्ट पे नहीं है। देखो यहाँ पर बोला वॉयलेट विच इज नॉट केप्ट एट द टॉप मोस्ट, वॉयलेट भी टॉप मोस्ट पर नहीं आएगा, तो इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि ये भी टॉप पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हम बना चुके हैं, पूरा का पूरा नोट कर चुके हैं, ठीक है। आगे कहता है बॉक्स D इज केप्ट बिलो G। D जो है वो G के नीचे आएगा, जो बॉक्स D है वो G के कहीं नीचे आएगा, ठीक है। आगे कहता है more than 3 boxes are kept between the box which contains white and the box which contains gray। white और ग्रे के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्सेस हैं, व्हाइट और ग्रे बॉक्स के बीच में 3 से ज्यादा। अब देखो व्हाइट वाला ये है, ठीक है,
और ग्रे कलर का जो भी बॉक्स होगा उनके बीच में 3 से ज़्यादा, कम से कम 4 होंगे, 5 हो सकते हैं, 4 और 5 इतने ही हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों? टोटल 7 बॉक्सेस है ना, एक तो ये खुद हो गया ई, एक हो गया ग्रे, तो इनके बीच में मैक्सिमम 5 आ सकते हैं और कम से कम 4 आएंगे क्योंकि उसने बोला है 3 से ज़्यादा, तो 4 और 5 हो सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, हम इतना क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नोट कर चुके हैं, हमें ये नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन को करना कहाँ से है। कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो हमें देखो यहाँ पर मिला नहीं है ना, इंटरकनेक्शन जरूर मिला है, पर यहाँ पर देखो केसेस कितने सारे बनेंगे। हम ई वाइट को रखते हैं, फिर वॉयलेट ई और वॉयलेट के बीच में 2 का गैप रखें, फिर वॉयलेट और जी के बीच में 1 का गैप, तो वो भी ऊपर नीचे करके 2 जगह पर बन सकता है ना, क्योंकि 7 बॉक्सेस हैं इन टोटल, तो केसेस हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कुछ कहता है बॉक्स जी डज नॉट कंटेन ग्रे, जी जो है वो ग्रे कंटेन नहीं करता, ठीक है, जी जो है वो ग्रे कंटेन नहीं करता है। एक बार पूरा क्वेश्चन हम लोग नोट ही कर लेते हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बॉक्स सी विच कंटेन्स रेड, सी कंटेन करता है रेड, इज केप्ट इमीडिएटली अबव एफ, वो एफ के जस्ट ऊपर है, और विच डज नॉट कंटेन येलो, एफ येलो कंटेन नहीं करता है। कहता है सी जो है वो रेड कलर का एलिमेंट कंटेन करता है और एफ के जस्ट ऊपर आएगा। उसने बोला है सी जो है वो रेड कलर का है और वो आएगा एफ के जस्ट ऊपर, और ये जो एफ है ना ये येलो कंटेन नहीं करता है, एफ येलो कंटेन नहीं करता, ठीक है, तो ये है सी रेड के जस्ट नीचे एफ। आगे देखो क्या कहता है, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स ग्रीन, बी और ग्रीन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, बी और ग्रीन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, बी और ग्रीन, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर कहीं कनेक्शन नहीं है, ना तो बी है ना ग्रीन है, तो बी और ग्रीन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ये हमने नोट कर लिया। और क्या कहता है, बॉक्स बी डज नॉट कंटेन ग्रे, बॉक्स डी डज नॉट कंटेन ग्रे, यानी कि बॉक्स बी और डी दोनों ही ग्रे कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, तो जैसे जी के लिए कैंसिल हुआ, बी और डी ये भी क्या है, ग्रे कंटेन नहीं करते हैं, तो ये हमने नोट कर लिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो अभी हम नोट कर चुके हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, जब कभी हमें बॉक्स बेस्ड पजल में कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करो जहां से आप मैक्सिमम अपना पजल को कवर कर सकते हो। यानी कि अब देखो इंटरकनेक्शन तो हमें इन सब का मिल रहा है, तो करना तो कहीं ना कहीं यहीं से है, ठीक है, यहाँ से कहीं कहीं करना है। बी और ग्रीन से स्टार्ट करने का फायदा नहीं है क्योंकि बी और ग्रीन से रिलेटेड आगे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, हम पूरा नोट कर चुके हैं, इंटरकनेक्शन यहीं पर है। तो यहाँ पर देखो ई वाइट और ग्रे से यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। क्यों? यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम, क्योंकि देखो ई और ग्रे के बीच में 5 मैक्सिमम इतने हो सकते हैं या फिर 4 लेकर चलना है। फिर भी देखो केसेस हमारे पास यहाँ पर ज्यादा बनेंगे क्योंकि ना तो हमें ये पता है कि ई वाइट ग्रे के ऊपर है या फिर ई वाइट ग्रे के नीचे है, ये हमें नहीं पता। तो 4 केसेस बनेंगे, पर 4 केसेस को मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप इसको 2 केसेस में ही कैसे निपटा सकते हो क्वेश्चन को। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, ई वाइट को हम लेते हैं ऊपर, ठीक है, एक केस में हम लोग लेते हैं ई वाइट को ऊपर। अब ई वाइट और ग्रे के बीच में कम से कम 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4, तो एक केस बनेगा ग्रे आएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक केस में ग्रे आएगा यहाँ पर। मैं दोनों को यहाँ पर नोट कर रही हूँ और इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक केस में हम लोग ई वाइट कहाँ पर लेंगे, नीचे लेंगे, और उसके ऊपर हम लेंगे ग्रे 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रे, एक ही केस बनेगा। और एक केस बन सकता है कि ग्रे आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो कोई बात, हम एक ही केस में 2 केसेस को सॉल्व करेंगे, कुछ तो कैंसिल होगा ना। अब इसी को आप अगर 4 केसेस बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ई और ग्रे के बीच में 4 और 5 दोनों ही ले लिए हैं, दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो ई वाइट और वॉयलेट के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो ये तो देखो फिक्स्ड रहेगा। 1 2 वॉयलेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इस केस में भी 1 2 वॉयलेट आएगा यहाँ पर, ये तो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ई वाइट और वॉयलेट फिक्स्ड है, ग्रे हो सकता है, कौन सा केस सही होगा वो हमें नहीं पता। अब आगे वॉयलेट और जी के बीच में एक बॉक्स है, वॉयलेट और जी के बीच में एक बॉक्स है। तो अब जरा देखो, वॉयलेट यहाँ पर है तो
अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको नहीं कंसिडर कर रहे, ठीक है, एक बार इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, पहले 4 वाला केस लेकर चलते हैं। तो वॉयलेट और जी के बीच में एक है, तो एक केस में जी यहाँ पर आएगा और एक केस में जी आएगा यहाँ पर, ठीक है, ग्रे। अब जी के लिए ग्रे कैंसल्ड है, यहाँ से देखा जी ग्रे कलर कंटेन ही नहीं करता है, तो यानी कि अगर ग्रे यहाँ पर आएगा, ठीक है, हमने वो वाला केस अभी कैंसिल कर दिया, ग्रे अगर यहाँ पर आएगा तो जी तो आएगा डेफिनेटली कहाँ पर, यहाँ पर ठीक है, तो जी तो आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। अब जी यहाँ पर है तो इसके बाद में अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी और येलो के बीच में 3 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, जी और येलो के बीच में, तो जी और येलो के बीच में 3 बॉक्सेस, 1 2 3, येलो आएगा यहाँ पर जहां पर ग्रे है, यानी कि जो हम ये वाला केस सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम ग्रे को ई वाइट और ग्रे के बीच में 4 बॉक्सेस लेकर चल रहे हैं, वो केस गलत हो रहा है, ठीक है, वो केस गलत हो रहा है। ग्रे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ग्रे यहाँ पर आया तो जी यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आया तो 1 2 3 के गैप के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, येलो आना चाहिए, जबकि यहाँ पर ग्रे था, तो यानी कि ये वाला केस तो हो गया हमारा क्या, गलत हो गया, यानी कि ग्रे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ग्रे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ग्रे आना चाहिए इस जगह पर, इस केस के अकॉर्डिंग। तो ये हमने नोट कर लिया। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे फर्दर, एक बार हम यहाँ पर भी ऐसा ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस केस में ग्रे को एक बार यहाँ पर नहीं मानते, ठीक है, हमने ई और ग्रे के बीच में 4 बॉक्सेस लिए हुए हैं, तो अब इसके बाद में हमें देखना है वॉयलेट और जी के बीच में, वॉयलेट और जी के बीच में एक बॉक्स आएगा, तो वॉयलेट जी कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, इस जगह पर। देखो अगर आप जी को यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, जी को यहाँ पर बनाओगे तो जी के नीचे कौन आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो जी के नीचे डी नहीं आ सकता, यानी कि जी यहाँ पर नहीं आएगा, वॉयलेट के नीचे नहीं, वॉयलेट के ऊपर एक छोड़कर जी यहाँ पर आएगा। अगेन ये वाला केस गलत हो गया, क्योंकि जी जो है वो ग्रे कंटेन करता ही नहीं है, बी डी जी तीनों ही ग्रे कंटेन नहीं करते हैं, तो यानी कि ग्रे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, दोनों ही केसेस में गलत जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि ग्रे जो है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ग्रे आएगा अब यहाँ पर, इसे नोट करते हैं, तो ग्रे आ गया अब यहाँ पर। अब ये टोटल 7 बॉक्सेस हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस केस में भी 1 2 3 4 5 6 7, इस केस में भी, ठीक है, तो दोनों केसेस में 7 बॉक्सेस अब कंप्लीट हो चुके हैं। देखा, अगर अभी इसी को हम लोग क्या करते, अलग से बनाते, 4 केसेस अलग अलग बनाते तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता, एक में बनाने पे थोड़ा सा दिमाग लगाते, अगर आप इसको सोचते, सोचने से ही ये क्वेश्चन में ये जो पॉसिबिलिटी थी ना वो कैंसिल हो सकती थी, ठीक है। अब ये कर चुके हैं हम लोग, ये इसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये बना चुके हैं और ई और इसको भी बना चुके हैं, लेकिन वॉयलेट और आगे जी की जरूरत है। अब वॉयलेट और जी के बीच में हमें क्या बनाना है, वॉयलेट और जी के बीच में ये एक बॉक्स बनाना है, उसने कहा वॉयलेट और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो वॉयलेट यहाँ पर है, तो जी कहाँ पर आ सकता है, 2 केसेस बनेंगे, एक केस में जी आएगा यहाँ पर और एक केस में जी, एक छोड़कर जी आ जाएगा यहाँ पर, 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, वॉयलेट यहाँ पर एक छोड़कर जी आ सकता है, यहाँ पर एक छोड़कर जी आ सकता है, यहाँ पर अभी भी हमारे फर्दर केसेस बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केस है ना, देखो ये आपका फर्स्ट केस हो गया, ये हो गया आपका सेकंड केस, यहाँ पर जी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि जी के नीचे डी ने आना है, तो जी अगर यहाँ पर आएगा तो डी तो उसके नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। इस केस में हमें पता चल गया कि जी यहाँ पर नहीं आएगा, जी यहीं पर आएगा, ठीक है। अगर हम इस केस की भी बात करते हैं, ठीक है, तो वॉयलेट और जी कहाँ पर है, यहाँ पर आ सकता था, यहाँ पर आ सकता था, और अगर जी यहाँ पर है तो डी, जी के नीचे डी है ना, तो डी के लिए ये केस बनता है, और बी डी और जी, यहाँ पर देखो बी डी जी तीनों ही ग्रे कंटेन नहीं करते, तो यानी कि जी यहाँ पर नहीं आ सकता, जी यहाँ पर आएगा तो डी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो 2 केसेस बन रहे थे वॉयलेट और जी के, ऊपर जी आएगा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जी के नीचे हमने डी को बनाना है, डी को यहाँ पर बनाया तो डी ग्रे कलर का है नहीं, तो ग्रे तो फिक्स्ड है हमारे पास यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ से जी यहाँ पर नहीं आएगा और डी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन बना चुके हैं। अब बारी आती है जी और येलो, जी और येलो के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो जी 1 2 3, येलो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला जो है ये येलो है, ये वाला जो है ये ग्रे है। सिमिलरली यहाँ पर जी 1 2 3, येलो कहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3, येलो आएगा यहाँ पर, ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब
इतना क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं। हम लोग इससे क्या करते हैं, आगे देखो, आगे हम कौन सा कंडीशन यहाँ से उठाए कि हम आगे फर्दर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो हमारे पास दो चीजें बचती हैं, एक तो बी और ग्रीन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, और एक कहता है सी रेड और एफ। सी रेड जस्ट ऊपर है किसके, एफ के ऊपर, सी है एफ के जस्ट ऊपर और सी है रेड कलर का, और एफ येलो कलर का नहीं है, ये है। तो सबसे पहले हम लोग ना इस कंडीशन को उठाते हैं। देखो कैसे, सी और एफ हमें दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए। सबसे पहले तो सी और एफ के लिए दो एडजेसेंट प्लेसेस, और सी के लिए तो पूरा ही वेकेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि देखो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो सी रेड यहाँ पर आ सकता है, सी रेड एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक केस बनता है, एक तो देखो ये हो गया सी रेड, छोटा छोटा नोट करते हैं, एफ यहाँ पर आ सकता है। और एक केस में सी के लिए चाहिए पूरा का पूरा ही वेकेंट होना चाहिए बॉक्स, तो एक सी रेड यहाँ आ सकता है, लेकिन एफ यहाँ पर आ सकता है नहीं, क्योंकि एफ के लिए येलो उसने स्पेशली मेंशन किया है, एफ येलो कलर का नहीं है। तो यानी कि एक ही केस बनता है, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। सी रेड यहाँ पर नहीं आ सकता, सी रेड आएगा यहाँ पर, और कहीं पर आ नहीं सकता, क्योंकि सी के लिए आपको चाहिए पूरा का पूरा बॉक्स एम्प्टी। तो सी रेड और एफ आ गया यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम इस केस में देखें, सी के लिए चाहिए पूरा का पूरा खाली, तो एक तो ये जगह है सी रेड के लिए और एक ये जगह है। देखो सी रेड के लिए एक तो ये जगह है, एक ये जगह है। अब सी रेड के यहाँ पर नीचे एफ नहीं बना सकते, क्योंकि एफ के लिए येलो कैंसिल्ड है, तो सी यहाँ पर आएगा, रेड यहाँ पर आएगा, और एफ आ जाएगा आपका यहाँ पर। अभी तक तो देखो दोनों ही केसेस बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं, कुछ भी कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हमारे पास जो कंडीशन बचती है वो बचती है बी और ग्रीन की, बी और ग्रीन की, ठीक है। अब जरा देखो ग्रीन कलर, यहाँ पर सभी कलर्स हो गए, एक तो ग्रीन आ सकता है फर्स्ट केस में, या तो ग्रीन आएगा यहाँ पर या फिर ग्रीन आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये बचता है। अब अगर ग्रीन को आप यहाँ पर बनाते हो तो बी कहाँ पर आएगा, 1 2 3, यहाँ पर ई है ऑलरेडी, बी नहीं आ सकता, नीचे स्पेस नहीं है, ग्रीन और बी के लिए 3 बॉक्सेस बीच में चाहिए, तो ग्रीन यहाँ तो आ नहीं सकता, यानी कि ग्रीन आएगा इस जगह पर। यहाँ पर हमने करके देखा ग्रीन यहाँ पर था, तो 1 2 3 के गैप के बाद में बी आना चाहिए, जबकि यहाँ पर ई है, इसीलिए तो यहाँ पर ग्रीन नहीं आ सकता है, ग्रीन आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रीन आ चुका है यहाँ पर, अब बी कहाँ पर आएगा, 1 2 3, बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज जो उसने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था ना, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये बोला था कि कोई भी दो एडजेसेंट बॉक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। अब एक चीज देखो, बी यहाँ पर आया है, ए यहाँ पर कहीं पर पहले आया नहीं, तो एक बॉक्स ए बचता है, तो या तो ए यहाँ पर आएगा या ए यहाँ पर आएगा। अब दोनों में से जहां पर भी आएगा ये वाला केस तो गलत होगा ना, ये वाला केस तो गलत होगा, क्योंकि एडजेसेंट बॉक्सेस जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, तो ये वाला केस तो हो गया हमारा गलत, फर्स्ट केस। यानी कि अब जो हमारा करेक्ट केस है वो कौन सा है, वो सेकंड केस है। एक जो केस हमारा बचता है, एक लौता सेकंड केस बचता है, यही होगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं हम इसमें बी और ग्रीन को। अब ग्रीन के लिए यहाँ पर देखो कितनी जगह बची है, 2 जगह है, एक तो ग्रीन आ सकता है यहाँ पर, साइड में नोट करते हैं, यहाँ पर आ सकता है, और एक ग्रीन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ग्रीन को यहाँ पर प्लेस करते हो, ठीक है, तो 1 2 3, बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बी येलो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ग्रीन को इस जगह पर प्लेस करते हो, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन है तो बी यहाँ पर आएगा, ठीक है, हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ग्रीन यहाँ पर तो बी यहाँ पर, और अगर ग्रीन यहाँ पर तो 1 2 3, बी कहाँ पर, स्टार लगा देते हैं इस ग्रीन को, तो बी आ जाएगा यहाँ पर ग्रे के पास। अब बी के लिए ग्रे को किया गया है मना, देखो बी डी जी, इन तीनों के लिए ग्रे को किया गया है मना। बी डी जी जो है वो ग्रे कलर कंटेन नहीं करते हैं, बी डी जी जो है वो ग्रे कलर कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाला केस हो गया गलत, ग्रीन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि बी ग्रे कंटेन नहीं करता है, बी ने यहाँ पर आना नहीं है, यानी कि जो करेक्ट वाला है वो हमें पता चल गया कहाँ पर आएगा, ग्रीन यहाँ पर नहीं आएगा और बी यहाँ पर नहीं आएगा, तो ग्रीन ने आना है यहाँ पर, ठीक है, और बी ने आना है यहाँ पर। ग्रीन यहाँ पर आया और बी आया यहाँ पर, 1 2 3 के गैप के बाद में बी आया यहाँ पर, और ये हो गया ग्रीन जी के लिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्या बचता है, देखो जी के नीचे आएगा डी, उसने कहा था जी के नीचे डी, तो जी के नीचे डी के लिए तो ये स्पेस बचता है,
ठीक है, ये स्पेस बचता है। और अब एक अकेला बचता है ए, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो कोई भी ऐसा आपको दो एडजेसेंट बॉक्सेस नहीं मिलेंगे जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, देख लो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी डी ई एफ जी, कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है। ये केस हमारा करेक्ट है। अब जो भी कलर बचता है, ग्रे, ग्रीन, रेड, वॉयलेट, येलो, व्हाइट, इतने कलर्स हो चुके हैं। एक कलर हमारा बचता है, देखते हैं वो कौन सा कलर है। ग्रे हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, रेड हो चुका है, वॉयलेट हो चुका है, ब्लू बचता है, येलो भी हो गया है और व्हाइट भी हो चुका है। ब्लू अकेला बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी जो है वो कौन सा आ जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉक्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, कहते हैं विच बॉक्स कंटेन्स वॉयलेट कलर्ड एलिमेंट। कौन सा बॉक्स है जो कि वॉयलेट कलर का एलिमेंट कंटेन करता है, कौन सा बॉक्स है जो वॉयलेट कलर का। वॉयलेट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एफ जो है वो करता है वॉयलेट कलर का कंटेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ बॉक्स आ जाएगा। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हम लोगों ने क्या किया है आज के सेशन में, आज के सेशन में हम लोगों ने सॉल्व किया है एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, और एक बॉक्स बेस्ड पजल इंपॉर्टेंट। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और बिल्कुल आपके क्वेश्चन, आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो ऐसे ही। अब देखो क्या होता है, कई बार ना स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं ये क्वेश्चंस ना मेंस के लेवल के नहीं लग रहे। आपको क्या लगता है कि मेंस में सारे के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं या सारे आसान आते हैं। मेंस में भी क्या होता है, एक बैलेंस होता है, ऐसा नहीं होता है। और वो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के केस में होता है कि जो आपके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, बहुत डिफिकल्ट लेवल का होता है, जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपके आरआरबी के केस में एसबीआई क्लर्क मेंस हो, आरआरबी क्लर्क मेंस हो, आरआरबी पीओ मेंस हो, तो उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेंस के, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। इसीलिए इन पेपर्स का जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाता है। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का जो कट ऑफ है मेंस का वो काफी कम जाता है, इनका कट ऑफ काफी अच्छा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल के होते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस थे ये दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के थे और मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। मैं जितना भी कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आती हूँ बहुत ध्यान रखती हूँ कि जो आपके पेपर में जैसा पूछा जाता है इनफैक्ट उससे एक लेवल अप ही रखती हूँ, नीचे नहीं रखती हूँ। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।